Very, very good morning to all of you. Now let's take up next part. हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट. आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का. हाई पेज नंबर 196. क्वेश्चन नंबर 20. सेक्शन 26. लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन 21, सेक्शन 27, डीम्ड ओनर वाला पार्ट. 5 सिचुएशन में हम एक्चुअल ओनर को छोड़ के जो सुटेबल लगेगा उसको ओनर बना देंगे, विच इज कॉल्ड डीम्ड ओनर. सेक्शन 27. अब टेकअप करते हैं सेक्शन 26. राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी. इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय co-owners and their shares are given, in such cases each such co-owner has to pay tax on his share in the income of house property, but if shares are not given, it will be considered to be income of the co-owners, BYOP. X and Y are co-owners of a house property and their shares are not given and income is rupees 20 lakh. In this case it will be taxable as income of co-owners, but if share of each one is 50%, Mr. X will pay tax on income of 10 lakh and Mr. Y will pay tax on the income 10 lakh. बस इतना रीड कर लीजिए एक बार. हाई भी देखिए इस पार्ट को. एक हाउस प्रॉपर्टी है XY पार्टनरशिप फर्म की, उसकी इनकम है 20 लाख. इस पे टैक्स कौन देगा, पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म? प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की है तो टैक्स भी पार्टनरशिप फर्म देगी, कोई डाउट नहीं. लेट्स सी टैक्स दे दिया, 4 लाख का टैक्स बना दे दिया, बाकी बचा 16 लाख. दोनों पार्टनर ने 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. तो क्या आप जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 8-8 लाख का, द्वारा फिर टैक्स लगेगा कि नहीं? पार्टनरशिप हमने टैक्स दे दिया, टैक्स देने के बाद बचा हुआ पैसा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो क्या पार्टनर्स को अगेन टैक्स देना? नो, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप हम तो एक ही बात है. पार्टनरशिप हमने टैक्स दे दिया, पार्टनर को नहीं देना. कहीं कंफ्यूजन ना हो, सेक्शन 10(2)(a) इनकम टैक्स एक्ट का स्पेशल सेक्शन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नो पार्टनर is required to pay any tax on his share received from profits of partnership firm. Absolutely exempt है. टैक्स कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म. पार्टनर को नहीं देना है, पार्टनर एग्जेम्प्ट है 10(2)(a) के अंदर. लेट्स सी, ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की नहीं थी, कंपनी की थी. XYZ लिमिटेड की कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसकी प्रॉपर्टी है. अब इस पर टैक्स कौन देगा, शेयर होल्डर या कंपनी? कंपनी, कोई डाउट नहीं. कंपनी ने टैक्स दे दिया, देने के बाद बचा पैसा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो क्या शेयर होल्डर को दोबारा टैक्स देना है? यस, देना है, बिकॉज शेयर होल्डर की एंटिटी कंपनी से डिफरेंट है. गवर्नमेंट से कंपनी ने अपना दिया है, शेयर होल्डर तुम्हारा थोड़ा दिया है, तुम तो अलग हो, वो अलग है. सोलोमन एंड सोलोमन वाला केस आपने स्टडी किया होगा. Shareholder is always different from the company, but partner is not different from the partnership firm. Partner is part and parcel of the partnership firm. पार्टनरशिप एक्ट आपने अच्छे स्टडी किया हुआ है, तो पार्टनर पार्टनरशिप हम तो एक ही बात, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, तो वहां प्रिंसिपल डिफरेंट है, यहां प्रिंसिपल डिफरेंट है. जितना कंपनी ने टैक्स दिया उसके बाद बचा टैक्स, बची इनकम, अगर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डिविडेंड, तो शेयर होल्डर को भी टैक्स देना है अपनी अपनी इनकम पर. तो उनका सिस्टम अलग है, इनका सिस्टम अलग है. पहले यहां तक डाउट देखिए, यहां तक कोई पॉइंट जो क्लियर नहीं हो. पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, इनकम में टैक्स तो देना है. अब टैक्स देने के बाद जो बचता है उसमें पार्टनर को देंगे अलग ट्रीटमेंट है, शेयर होल्डर को देंगे अलग ट्रीटमेंट है. पार्टनर को देंगे क्या ट्रीटमेंट है? कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 10(2)(a) में एग्जेम्प्ट है. शेयर होल्डर को देंगे, शेयर होल्डर को एक बार फिर टैक्स देना है. हम कह रहे हैं एक बार फिर टैक्स देना है, कौन से एक बार फिर मत बोलो, ये बोलो शेयर होल्डर को भी टैक्स देना है, उसको अपनी इनकम है, उसकी अपनी इनकम है. देखिए पहले मैंने स्टार्टिंग क्लास में एग्जांपल दिया था
कि मैंने कोई इनकम रिसीव की, मैंने टैक्स दे दिया, अब ये पैसा मैंने खर्च कर दिया, ये किसी और की इनकम बन गई, तो क्या वो टैक्स नहीं देगा? वो भी देगा। कहनी से जी मैंने टैक्स दे दिया, अगर ऐसा होता तो एक बार टैक्स पे करने के बाद नोट के पीछे स्टैंप लग जाती, टैक्स पेड नोट। अब ये किसी के भी हाथ में जाएगा, वो टैक्स नहीं देगा। ऐसा नहीं है, वो तो मनी जितनी बार हैंड्स चेंज करेगी उतनी बार गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। 100 रुपए का नोट गवर्नमेंट को 10,000 का टैक्स दिलवाता है, तो घूमता रहेगा, एक दिन में 4 बार घूम जाएगा। 4 बार, एक बार इनकम बनेगा, फिर एक्सपेंडिचर, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, जिसकी भी इनकम बनता जाएगा टैक्स देते जाओ। 100 रुपया टैक्स पता नहीं गवर्नमेंट को कितना मिलेगा। तो करेंसी मनी मस्ट चेंज हैंड्स एट ए वेरी फास्ट रेट। जितने फास्ट रेट पे हैंड चेंज करेगी उतने गवर्नमेंट टैक्स मिलेगा। अगर आपको ध्यान है, सारी बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पूरा वो डिटेल में मैंने बताया था आपको। तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर का अलग सिस्टम है और कंपनी और शोल्डर का अलग सिस्टम है। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो, एक्स वाई दो इंडिविजुअल्स ने मिलकर के एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, पार्टनरशिप हम नहीं बनाई, कंपनी भी नहीं बनाई। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, इसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ना पार्टनरशिप में ना कंपनी, तो क्या कहलाता है? बीओआई, या कह लो को ओनर्स। को ओनर्स आपने पहले भी स्टडी किया होगा, पार्टनरशिप फर्म में और को ओनर्स में फर्क होता है। पार्टनरशिप फर्म वो है जो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बनी हो। को ओनर वो है तो उन्होंने पैसा मिलाया, काम शुरू कर दिया, पार्टनरशिप फर्म बनाई नहीं। तो लेट्स ये प्रॉपर्टी को ओनर्स की है। अब बताओ इनकम किसकी है? एक्स की है, वाई की है, या को ओनर्स की है? सेक्शन 26 से को ओनर्स की है, यानी बीओआई की है। रिटर्न किसके नाम में भरेंगे? बीओआई के नाम में। एक्स वाई बीओआई ये इनकम है और रिटर्न भर देंगे। और बीओआई की इनकम भी टैक्स होती है स्लैब रेट पर, स्लैब रेट पर टैक्स लग जाएगा और टैक्स देने के बाद जो बचेगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। लेकिन गवर्नमेंट से हम आपको बेनिफिट कर सकते हैं अगर आप अपना शेयर बता दो। लेट्स सी शेयर बता दिया उन्होंने 50-50, चलो ऐसा करेंगे, इनकम को 50-50 मान लेंगे, 10 लाख आपकी, 10 लाख आपकी। अब टैक्स निकालेंगे, अब टैक्स बहुत कम आएगा। देखो 20 लाख पे टैक्स निकालेंगे, 4,12,500 आएगा। 10-10 लाख कर दें, 112,500 टैक्स कम आएगा। उससे हम आपका बेनिफिट करने को तैयार है। आप शेयर तो बताओ, जो शेयर बताओगे उसी शेयर के हिसाब से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप शेयर नहीं बताओगे, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमें क्या पता किसकी इनकम है? आप बताओ शेयर किसकी इनकम है। जिसकी जितनी इनकम है अपना अपना टैक्स दे दो। तो स्टार्टिंग पैराग्राफ इतना है, आप एक बार रीड कर लो, फिर डिस्कस करेंगे दोबारा। मतलब कहने का ये है, अगर को ओनर्स हैं या बीओआई कह लो, एओपी कह लो, एक ही बात है। मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं है, कंपनी नहीं है, तो ऐसे में इनकम किसकी माने? उससे दो ऑप्शन आपके पास है, या तो अपना शेयर बता दो, जिसका जितना हिस्सा है उसकी इतनी इनकम मान के उससे अलग से टैक्स ले लेंगे। अगर आप शेयर नहीं बताओगे फिर इनकम किसकी मानेंगे? हम तो बीओआई की मानेंगे। अब बीओआई को रिटर्न भरनी पड़ेगी, उसमें टैक्स आपका ज्यादा बनेगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये है, एक बार फिर आप रीड कर लो फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए, इसी में थोड़ा और ऐड करते हैं।
वेयर हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ओनर्स इज सेल्फ ऑक्युपाइड। अब मान लो दो ने मिलकर प्रॉपर्टी लिया, दोनों ने सेल्फ ऑक्युपाई कर रखा है। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच ओनर विल बी निल। ईच ओनर शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 30,000 और 2 लाख एज द केस में बी अंडर सेक्शन 24B। ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मिस्टर एक्स एंड वाई आर ओनर्स ऑफ ए पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी। It is self-paid by each one of them, and each one has to hedge share of 50% interest on loan taken for construction of house is 5 lakh. Loan was taken with effect from 1/4/19 onwards, and house was completed within 5 years, and a certificate has been submitted confirming the amount of interest. In this case, loss of Mr. X shall be rupees 2 lakh, and loss of Mr. Y shall be rupees 2 lakh. देखिए अब ये पार्ट क्या है। देखिए एक्स वाई दोनों ने मिलके एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की। दोनों ने इनफैक्ट मिलके लोन लिया, लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदी है। रियलिस्टिक एग्जाम्पल बनाते हैं, दो भाई है, दोनों में से किसी के पास मकान नहीं है। दोनों की बड़ी इच्छा है कि एक घर हमारा भी हो, चाहे छोटा सा हो, पैसा किसी की बात नहीं है। चलो भाई दोनों भाई मिलके लोन लेते हैं, छोटा सा मकान ले लेंगे, दोनों ब्रदर फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेंगे। कर लिया, सेल्फ एक्वायर हो गया हाउस। अब इसका इंटरेस्ट जो है वो 4 लाख है साल का। अब ये इंटरेस्ट जो है कौन क्लेम करेगा? बीओआई दोनों की है, या एक्स अलग करेगा या वाई अलग करेगा, कैसे रहेगा? 2 लाख मिलेगा कि 4 लाख मिलेगा? हमने कहा था सेल्फ पेड में मैक्सिमम 2 लाख मिलता है, तो 2-2 लाख दोनों को मिलेगा, 4 लाख या दोनों का मिला के 2 लाख मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो गवर्नमेंट से भी देखो ऐसा है, अगर तो आप अपना शेयर बताने को तैयार हो तो हम इसको एक घर नहीं 2 घर मान लेंगे। वही जो हमने कहा था, अगर आपने हाउस को यूनिट्स में डिवाइड किया है, एवरी यूनिट इज ए सेपरेट हाउस, वही कंसेप्ट लगा देंगे। और आप अपने 2 लाख अलग क्लेम कर लो, आप अपने 2 लाख अलग क्लेम कर लो। और अगर आप शेयर नहीं बताओगे तो अब बताओ हमें क्या पता एक्स का कितना वाई का कितना। तो फिर ये हाउस किसका माना जाएगा? बीओआई का। और बीओआई को एक यूनिट माना जाएगा, एक घर माना जाएगा, एक पर्सन माना जाएगा। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 लाख का मिल जाएगा। अब ये लॉस किसका माना जाएगा? बीओआई का, एक्स वाई का नहीं। जैसे पार्टनरशिप फर्म का लॉस है, पार्टनरशिप फर्म की इनकम आएगी वो सेटअप करेगी। बीओआई का लॉस है, बीओआई की कभी इनकम आएगी वो सेटअप करेंगे। तो 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो शेयर बता दो। जैसे मान लो 4 लाख का इंटरेस्ट है, शेयर बता दिया, इसका शेयर है 40%, इसका शेयर है 60%। 50-50 हो जरूरी तो नहीं, 40-60 है। तो इसके शेयर का इंटरेस्ट कितना बना? 160। इसके शेयर का बना 240। इसको 160 में से 160 मिल जाएगा, इसका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 160। इसको 240 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, इसका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख। तुम अपना लॉस अलग कैलकुलेट कर लो, तुम अपना अलग कैलकुलेट कर लो, तुम्हारे लिए अलग लिमिट लगेगी, तुम्हारे लिए अलग लिमिट लगेगी। ये बेनिफिट कर दिया। और अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर लोन ले लें तो देखो ध्यान करिए, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, दोनों को 2-2 लाख अलग अलग मिलेगा। 80C भी दोनों को अलग अलग मिलेगा, 150 रिपेमेंट, और 80EEA 150 का फिर दोनों को अलग अलग मिलेगा। बिग बेनिफिट इज देयर। दोनों को गौर से अलग मानने को तैयार है। अपना शेयर बता दो कितना है। ब्रदर हो आप, फ्रेंड्स हो आप, हस्बैंड वाइफ हो, डू नॉट मैटर, हर तरह से सेपरेट मान लेंगे। 80C भी दोनों को देंगे, 24B भी दोनों को देंगे, 80EA भी दोनों को देंगे। अब रीड करके देख लीजिए।
देखिए सिंपल पार्ट ये है, इनकम हो या लॉस हो, अगर बीओआई शेयर नहीं बताती है इंडिविजुअल मेंबर का, तो इनकम और लॉस किसका है? बीओआई का है। और अगर शेयर बताते हैं तो इनकम और लॉस इंडिविजुअल मेंबर का है। और जब ये सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, लॉस की बात करेंगे तो लिमिट 2 लाख की, 30,000 की, वो सब अलग अलग देखी जाएगी। अगर अपना अपना शेयर बता दिया गया है तो सबकी लिमिट अलग अलग लगेगी, कंबाइंड नहीं लगेगी। और अगर शेयर नहीं बताओगे तो लिमिट कंबाइंड लगेगी और लॉस किसका माना जाएगा? बीओआई का माना जाएगा। अब फिर दोबारा रीड कर लीजिएगा, फिर डाउट्स। हाँ जी, अब डाउट्स लिख लीजिएगा, इस पार्ट में भी और पिछली क्लासेस के पार्ट में भी, सब में मिला करके। कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। सर मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसका इंटरेस्ट सर 10 लाख है सर, और वो सर आधा साल सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आधा साल रेंट पे है सर। जो उसका इंटरेस्ट होगा वो ऐसे लगेगा 5 लाख लेट आउट वाला और 5 लाख सर। सेक्शन 23(3) पूरा 10 लाख। आप बताओ 23(3) में क्या था? हमने कहा था देयर इज नो लिमिट एट ऑल, एंटायर इंटरेस्ट इज अलाउड। 23(3) हम कर चुके हैं, सेक्शन है ना 23(3). पार्टली एसओ पार्टली एलओ, एसओ एलओ, मे एंड मे नॉट बी वेकेंट, साथ में वेकेंट ऐड कर लो, साथ में रिलाइज ऐड करो ना करो। हमने कहा था लिमिट सिर्फ 23(2) में है और किसी में लिमिट नहीं है, वो 23(3) में आ रहा है, कोई लिमिट नहीं है, एंटायर इंटरेस्ट अलाउड। देखो मेरे पास घर है, 6 महीने लेट आउट है और ये कह रहे 6 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इंटरेस्ट इसका 10 लाख है, तो ये कौन सी कैटेगरी बनी? एसओ एलओ 23(3). इट मे बी एसओ एलओ प्लस वेकेंट अनरेजेंट, ये ऐड करो ना करो, कैटेगरी बेसिकली है एसओ एलओ 23(3). हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट 24B का अनलिमिटेड है, लिमिट सिर्फ एक में है, किस में? 23(2) में। क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट की फेवर है, जो फेवर करेगा मान के चलो वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर जरूर करेगा, ये बात पक्की है। इसलिए जनरल प्रिंसिपल, कभी किसी का एहसान मत लो, लोगे तो वो जरूर इंटरफेयर करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या इंटरफेयर किया कि एक तो तुम्हारी जीएवी कर देंगे निल, जो हम बेनिफिट आपको दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम आपकी फेवर करेंगे कुछ आपसे ले जाएंगे, आपके 24B में इंटरफियर करेंगे और नॉट मोर देन 2 लाख की लिमिट लगा देंगे। वो ऊपर वाली फेवर है और ये इंटरफियरेंस है। ये मैं आपको एक लाइफ का जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूं कि ये कभी मत मान के चलो कि कोई हमें कुछ भी ऐसी दे जाएगा, कभी मत मान के चलो, कोई कितना भी कह ले, कभी मत मानना। और मैं वो जो सलमान खान के फादर है सलीम खान, उनकी लैंग्वेज में बोलता हूं, अगर कभी आंसू आए तो खुद हाथों से पूछना, कोई और पूछेगा तो सौदा कर जाएगा।
उसका मतलब यही है। अकेले में रोना, किसी के सामने जिंदगी में कभी मत रोना। कमरा बंद करके रोना, अपने आंसू खुद पूछना, किसी को ना दिखाना, ना किसी की सिंपैथी लेना, ना किसी की हमदर्दी चाहिए। जो कुछ है वो हमारा है, हम भुगतेंगे उसको। तो मैंने उसको इससे जोड़ दिया। तो वो फिलोसॉफिकल हो गया, ये लॉजिकल हो गया कि भाई किसी फेवर लोगे। आज अमेरिका कह रहा है यूक्रेन को, मैं तुम्हें वेपन्स दूंगा, मैं तुम्हारा ये करूंगा, मैं तुम्हारा वो करूंगा, मतलब बदले में तुम्हें मेरा गुलामी करनी पड़ेगी। तो यूक्रेन कह रहा है गुलामी तो करनी है, या तो अमेरिका की करो या रशिया की करो। रशिया की गुलामी नहीं की तो उसने अटैक कर दिया। अब अमेरिका आ गया हमदर्द बन के। अमेरिका का सीधा सीधा है, जितनी वो फेवर करेगा अपने सारे के सारे अटैक करने के लिए सारी वो एयरफोर्स के अड्डे बनाएगा, पूरे वर्ल्ड में बना रखे अमेरिका ने। जिस कंट्री की फेवर करता है उसके कंडीशन है कि फाइटिंग के लिए आपके कंट्री को हम यूज करेंगे, और वो यस करेगा, ना का मतलब नहीं। देखो उसको क्या सिस्टम है, क्या कहना चाह रहा हूं, आप उस बात को समझिए। देखिए मान लीजिएगा यूएसए यहां है और एक कंट्री यहां है, 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इंडिया यूएसए का ही है 10,000 किलोमीटर का। तो अगर उसको यहां से अटैक करना है, उसका फाइटर प्लेन वहां से चलेगा, तो अटैक करने के लिए कब पहुंचेगा? 2 दिन के बाद आएगा। उसको फ्यूल रास्ते में 2 जगह लेना पड़ेगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा उसका। कहां पे उतरेगा, कहां से फ्यूल लेगा? फिर वो बॉम्ब गिरा के दोबारा बॉम्ब लेने जाएगा, तो हो गया अटैक। तो अमेरिका क्या करता है, इस कंट्री पे अटैक करना है, इसके पास में कंट्री, इसके पास में कंट्री, इसके पास में कंट्री, इसके पास में कंट्री, यहां पे एयरफोर्स स्टेशन, यहां पे एयरफोर्स स्टेशन, यहां पे एयरफोर्स स्टेशन, यहां फाइटर प्लेन रेडी है, यहां रेडी है, यहां रेडी है, यहां रेडी। इंस्ट्रक्शन देगा, ऐसे बॉम्ब गिराएंगे, एक दिन के अंदर कम से कम 100, 150, 200 बॉम्ब गिरा जाएंगे। वो जैसे अफगानिस्तान में किया था, पूरे अफगानिस्तान को अमेरिका ने आग लगा दी थी। ये किया था जो आज यूक्रेन में रशिया कर रहा है, एग्जैक्टली रिपीट किया था अमेरिका ने। अफगानिस्तान में भी किया था, इराक में भी किया था, दोनों कंट्री को टोटली बर्बाद कर दिया था। इतने बॉम्ब गिराए थे इनके ऊपर। तो एनीवे, मतलब हम तो उसकी बात कर रहे थे 24B की। मतलब याद रहे आपको कि 24B की रेस्ट्रिक्शन कब आएगी? जब कहीं गवर्नमेंट की फेवर आएगी। अब आप इसमें ध्यान करो, इसमें कोई फेवर है क्या? इसमें कोई फेवर नहीं है, यहां पे कोई फेवर नहीं है। बस उन्होंने ये कहा था कि भाई रिसीवेबल निकालते हुए एस को छोड़ देना, लेकिन लेंगे दोनों में से हायर लेने पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता, फिर तो हायर में जाएंगे। जब 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट है तो भाई वो तो हायर में जाएगा। ठीक है, तो एक ये लाइफ का प्रिंसिपल भी बीच में है, और ये लॉ का प्रोविजन भी है। अमेरिका ऐसे नहीं बोल रहा यूक्रेन के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इसको यूज करेंगे हम, 50 सालों तक यूज करेंगे हम। तो वर्ल्ड लेवल पे भी यही चलता है। इंडिया देखिए, मैंने पहले ही बताया था, इंडिया को रशिया, आज की डेट में अगर इंडिया बात करे कि रशिया को देखो हम तुम्हारी फेवर में बोलेंगे, बोलो हमारा बेनिफिट कर दोगे क्या? वो कहेंगे कर देंगे, बोलो हमारी तरफ। लेकिन इंडिया को पता है कल को यूज करेंगे। अमेरिका को इंडिया कहे आज हम आपकी तरफ आ जाते हैं, हमारी फेवर कर दो, कर देंगे। लेकिन इंडिया को पता है कल को फिर यूज करेंगे, ना इधर गए ना इधर गए, बिल्कुल स्टैंड कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना रशिया तेरे से चाहिए ना तेरे चाहिए, अगर हमारे पास पैसा होगा तो परचेज करेंगे, तो रहने देंगे। इसलिए इंडिया से कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि किसी की फेवर नहीं ले रखी। इंडियन पॉलिटिशियंस को हम जितना मर्जी कह लीजिए डिग्रेड है, ये है वो है, लेकिन इस मामले में कोई मुकाबला नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई खरीद नहीं सकता, इंडिया में हर कोई खरीद लेगा। अपने लोगों के हाथों बिक जाए कोई बात नहीं, पराये लोगों को नहीं खरीदने देंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। दोनों कंट्री पूरी हेल्प करने को तैयार है। अमेरिका के साथ 20 कंट्री हो रहा है, नेटो ग्रुप पूरा है, फ्रांस क्या, जर्मनी क्या, ये क्या, वो क्या, सारे हेल्प करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का, एक बार इंडिया हां भर दे, सारे 20 कंट्री हेल्प करेंगे। तो इंडिया कह रहा नहीं, हम तो न्यूट्रल है, हम नहीं बोलेंगे। तो एनीवे, मतलब वो फेयर वाली बात ही है, फेयर लेने का कोई फायदा नहीं। फेयर लेंगे कल को इंटरफेरेंस आ जाएगा। चलिए और देखिए डाउट्स आता। 23(3) में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 23(4) में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 23(1) में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। रेस्ट्रिक्शन किसमें है? 23(2)A, 23(2)B। हमने कहा था बी का ट्रीटमेंट ए की तरह होता है। वेकेंट है ड्यू टू बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एट सम अदर प्लेस, हम इससे सेल्फ मान लेंगे और ट्रीटमेंट ये वाला करेंगे, मतलब फेवर करेंगे। तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, किसकी? 2 लाख की या 30,000 की, और किसी कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, और देखिए डाउट्स। और एक बार रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20।
हाँ जी, और देखिए डाउट्स यहां तक। अब अगला क्वेश्चन। पेज नंबर 193 पर पहले क्वेश्चन नंबर 17। Write a note on tax liability in respect of areas of rent. Section 25A. Sometimes the rent of a house property may be increased from retrospective effect, that is from back date. Assessee may receive areas of rent. Such areas are taxable in the year in which areas have been received. How deduction shall be allowed? 30% of such areas. Only the balance amount shall be taxable. It do not matter that the assessee do not have any house property in his name in that year. There is no specific provision given in the Income Tax Act relating to advance payment of rent. देखो एक बार रीड करो पहले आप सेक्शन 25 में। देखिए प्लीज अब ये पार्ट क्या है। प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी लेट आउट की मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए पर मंथ, इंटू 12 हो जाएगा 20-21 का जीएवी या रेंट रिसीवेबल ये आ जाएगा अगला साल 21-22। इस प्रॉपर्टी का रेंट इंक्रीज हो गया है, अब ये 1.5 लाख हो गया है। इंक्रीज हुआ है 1 जुलाई 21 को, लेकिन इंक्रीज हुआ है बैक डेट से 1/4/20 से। तो पिछले साल का भी 50,000 इंटू 6 इंटू 12 6 लाख का पेमेंट हुआ है। ये जो पिछले साल का बकाया इस साल में मिला है, इट इज कॉल्ड एरियर्स ऑफ रेंट। और 1 जुलाई 21 को इंक्रीज किया है, तो अप्रैल मई जून इस साल के 3 महीने का भी आएगा। लेकिन वो तो इस साल का पैसा इसी साल में मिल गया, वो एरियर नहीं कहलाएगा, वो तो इसी साल की इनकम में आएगा। दोबारा सुन लीजिएगा। 20-21 में हाउस लेट आउट है 1 लाख पर मंथ पर। उसके बाद अचानक इसका रेंट बढ़ जाता है। अचानक कैसे बढ़ जाएगा मैं बताऊंगा आपको। 1721 को 1 लाख का 1.5 लाख इंक्रीज 1721 को हुआ है, लेकिन बैक डेट से हुआ है। बैक डेट से कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे में जो टेनेंट है उसको एक तो पिछले साल का बकाया पैसा देना पड़ेगा, डिफरेंस 50,000 इंटू 12, प्लस इस साल का अप्रैल में जून का 3 महीने का। तो इस साल का पैसा इसी साल में मिला, इसी में टैक्स होगा, कोई डाउट नहीं। डाउट हमें पिछले साल वाले पैसे को लेकर के है कि भी ये पिछले साल का है, ये पिछले साल में टैक्स होना चाहिए या इस साल में टैक्स होना चाहिए। जिस ईयर से रिलेट कर रहा है उसमें टैक्स होगा या इसमें टैक्स होगा, ये पॉइंट है एरियर ऑफ रेंट 25A। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं बैक डेट से रेंट बढ़ा कैसे। देखो, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को किराए पे दी, लेट्स सी 17/4/17 को, इस डेट को, और ये कहा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी आप 1/4/20 को खाली कर देना। ये मेरा और आपका एग्रीमेंट है। 18, 19, 20 3 साल के लिए किराए पे दिया, मेरी प्रॉपर्टी खाली कर देना। या फिर ऐसा कर लेना, इसका किराया बढ़ा के 1.5 लाख कर देना। चॉइस इज योर्स। या तो खाली कर देना है रेंट बढ़ा देना। तो मिस्टर वाई ने क्या किया, इस पर्टिकुलर डेट को ना तो प्रॉपर्टी खाली की और ना रेंट बढ़ाया। उसने कहा जी ऐसा है, रेंट में नहीं बढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टी में खाली कर दूंगा, मुझे 2-4 महीने का टाइम दे दो, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मैं खाली कर दूंगा। 4 महीने निकल गए। फिर मिस्टर एक्स ने कहा, उसने कहा बस 4 महीने और दे दो, पक्का खाली कर दूंगा, अभी कोई मिली नहीं। करते करते 1 जुलाई 21 आ गया। तो एक्स ने कहा या तो आज मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो या सारा सामान उठा के बाहर फिकवा दूंगा मैं आपका। प्रॉपर्टी से कोई मिल नहीं रही, सब जगह देख लिया, 1.5 लाख रुपए पर मंथ में भी नहीं मिल रही। अब इसको रियलाइज हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी 1.5 लाख रुपए रेंट की है, मैंने गलती की,
मुझे बढ़ा देना चाहिए था। तो इसने कहा जी चलो मैं रेंट बढ़ा देता हूं। अब आप बताओ ये कब से बढ़ना चाहिए, यहां से बढ़ना चाहिए या यहां से बढ़ना चाहिए? 1420 से बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से बढ़ना था, ये तो वो वैसे डिले करके ले आए यहां तक। तो ओनर कहेगा या तो खाली करो, बढ़ाना तो फिर मेरा वहां से बढ़ाओ। तो इस तरह से रेंट कई बार बैक डेट से बढ़ जाता है। इस तरह की और भी बहुत सिचुएशन हो सकती है जो बैक डेट से बढ़ा है। तो बैक डेट से बढ़ने पर गवर्नमेंट से जब टैक्स का क्या करे भाई, जो 50,000 रुपये पर मंथ इस साल का है, साल तो निकल गया। अगर हम इस साल की इनकम बनाएंगे तो पर्सन को एडवांस टैक्स भी तो देना है। एडवांस टैक्स उसने दिया ही नहीं, ओनर ने इस इनकम को एस्टिमेट ही नहीं किया, क्योंकि टेंडर ने ऐसे नहीं किया था। पिछले साल मिलेंगे, पिछले साल की वो रिटर्न भर चुका होगा, शायद रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। 231 एबीसी का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो गवर्नमेंट का छोड़ो, ये जिस साल में एरियर मिलेंगे उसी की इनकम मान लो। तो बस यहां ये लिखा हुआ है, एरियर के केस में वो एरियर किस साल से रिलेट करते हैं मैटर नहीं करेगा, किस साल में मिले ये मैटर करेगा। यानी रिसिप्ट बेस पे टैक्स होगा, ड्यू बेस पे टैक्स नहीं होगा। अब पर्सन कह रहा है, जो ओनर है, कि जी अगर लास्ट ईयर मिला होता 6 लाख तो जीएवी में आता, जीएवी से एनएवी में आता, 24A में 30% लेस होता। वो से एग्रीड, 30% तुम लेस कर लो, जितने एरियर आपको मिले हैं 30% लेस कर लो, बाकी आपकी इनकम आनी जाएगी। अब जरा दोबारा रीड करिए, प्रैक्टिकल साथ में। देखिए अपनी द्वारा से देखिएगा, बाई चांस अगर रेंट बैक डेट से बढ़ जाए तो उसमें प्रॉब्लम यह आती है कि पिछले साल का पैसा इस साल में मिलता है, इस साल का पैसा इस साल में मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इसी साल में टैक्स बना है। प्रॉब्लम तब है जब पिछले साल का पैसा इस साल में मिले, दैट इज कॉल्ड एरियर्स ऑफ रेंट, रेंट का बकाया। तो प्रॉब्लम यहां यह है कि ये रेंट है तो 20-21 का, मिला 21-22 में, तो किस साल की इनकम आने, 20-21 की कि 21-22 की। जनरल प्रिंसिपल तो यही होता है, जिस साल की इनकम है उसी साल की मानी जाएगी। अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल भी यही है, लेकिन रेयरली गवर्नमेंट से बदलती है। क्यों? क्योंकि इस साल की रिटर्न शायद हम भर चुके होंगे, टैक्स हम दे चुके होंगे, काम खत्म हो चुका होगा, दोबारा से नया काम स्टार्ट हो जाएगा। मान लो 2 साल बाद हाँ भरे और 2 साल निकाल दे, 3 साल बैक से मिले, तो इतनी पुरानी रिटर्न कैसे भरेंगे हम? देखिए इसी को मैं चेंज करता हूं कि पर्सन का एग्रीमेंट लेट्स सी 1/4/18 को खत्म हो गया था, उससे 3 साल पहले रेंट पे दिया था और यहां तक उसने रेंट नहीं बढ़ाया और अब जाके यस करी है, तो ये इंक्रीज यहां से मिलेगा। 18-19 का अमाउंट, 19-20 का अमाउंट, 20-21 का अमाउंट मिलेगा सारा यहां पे। अब 18-19 का टैक्स देने का टाइम निकल चुका है, एडवांस टैक्स देने का टाइम अब का है, रिटर्न भरने का टाइम निकल चुका है। तो उस पर्सन की अगर इनकम 18-19 की बना दें, इसे नई रिटर्न भरनी पड़ेगी जिसका टाइम भी निकल चुका होगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोबारा रिटर्न चेक करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट का अपना काम डबल हो जाएगा और प्लस सारी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उससे बेटर यह है कि इसको इसी साल की इनकम हम बना देते हैं। ठीक है,
तो ये मेन पार्ट है। 30% वाली बात वो तो है ही, वो तो भाई 24 MLS होना होना है। अब आप बताओ ये कौन सा सेक्शन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? क्या ये सेक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं? रिकवरी ऑफ अनअराइज्ड रेंट, दोनों का सेक्शन सेम है। अगर रेंट की रिकवरी हुई है, रिकवरी ऑफ अनअराइज्ड रेंट, तो भी ये सेक्शन लगेगा, और एरिया ऑफ रेंट है तो भी ये सेक्शन लगेगा, और दोनों में 30% लेस हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट दोनों को मिक्स करते हैं कि दोनों में फर्क क्या हुआ, सेम है कि डिफरेंट है। देखो दोनों में फर्क है। 1420 मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी लेट आउट की मिस्टर वाई को, और आज से ही रेंट 1.5 लाख फिक्स हुआ है। ये क्लियर है, रेंट 1.5 लाख है। लेकिन ये पर्सन मिस्टर वाई 1-1 लाख देता चला गया और बैलेंस अमाउंट उसने नहीं दिया। इसने कोर्ट में सूट फाइल किया, बाद में इसने 50,000 रुपए पर मंथ दे दिए। इट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ अनअराइज्ड रेंट। ये एरियर ऑफ रेंट का केस नहीं है, ये तो इस पर्टिकुलर डेट को रेंट क्लियर है 1.5 लाख है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओनर भी ये कह रहा है 1.5, टेनेंट भी कह रहा है 1.5, लेकिन टेनेंट कह रहा है मैं दूंगा नहीं। इसमें क्या है, एरियर में एक्स ने जेड को दिया, जो टेनेंट है वो कह रहा रेंट है ही 1 लाख, 1.5 लाख रेंट का है, मैं तो 1 लाख की यहां मरी थी, 1 लाख रेंट है। फिर जाके अचानक 1721 को कहा ओके नाउ इट इज 1.5 लाख फ्रॉम बैक डेट। ये दोनों में फर्क है। इसमें रेंट की फिगर 1 लाख है, 1.5 लाख है ही नहीं। वो आगे चल के कहता 1.5 लाख मैंने मान लिया बैक डेट से। उसमें रेंट ऑलरेडी 1.5 लाख है, वो कहता मैं दूंगा नहीं। इसमें वो कह रहा तुम्हारा बनता ही नहीं, दूं किस बात का, जब है एक तो मैं एक ही दूंगा। जब मैंने 1.5 लाख की हानि भरी तो मैं 1.5 लाख कैसे दूंगा। उसमें वो कह रहा है इसमें नहीं आ भरी है लेकिन मैं नहीं देता। तो दोनों में देखो थोड़ा फर्क है, प्रिंसिपली एक ही बात है। इसलिए 25A एक ही सेक्शन में नोट डाल दिए। पहले क्या होता था, एक 25A होता था, एक 25B होता था, दोनों अलग अलग थे। फिर ये मर्ज करके 25A कर दिया, एक में डाल दिया दोनों कंसेप्ट। तो दोनों में फर्क है। अब आप एक बार रीड कर लो, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन वही करवाता हूं, फिर डाउट पूछ लेना। देखो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 194 पर, इलस्ट्रेशन 27। Mr. X let out his house to State Bank 20,000 per month. The bank has increased the rent on 1st July 21, 27,000 per month retrospectively. बैक डेट से बढ़ा, देखो बैक डेट कब से बढ़ा है, बढ़ा 1/11/20। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने के एरियर मिलेंगे, वो इस साल में टैक्स करेंगे। Assessed paid municipal tax of ₹7,000 during the previous year 21-22. Compute income अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27 into 12, ये करंट ईयर का पहले हम निकाल रहे हैं। फिर एरियर की बात करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस किया, नेट एनुअल वैल्यू 30% ऑफ एनईबी, 24B लेस किया, ये आ गई इस साल की इनकम। अब हम बात करेंगे एरियर, 7,000 into 5, 5 महीने के एरियर 35,000, उसमें से 30% लेस कर लो, बाकी इनकम बन जाएगी। प्रैक्टिकली इसको ऐसे हैंडल करना है। अब रीड करके देखो।
हाँ प्लीज, अब आप डाउट देख सकते हैं, यहां तक इतने पार्ट तक डाउट पूछिए। देखो, हमने अनरियलाइज्ड रेंट में बात की थी। जिस साल में रिकवरी होगी, बाई चांस उस साल में हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तब भी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी ऐड की है। ऐसे एरियर ऑफ रेंट में बाई चांस जिस साल में एरियर ऑफ रेंट मिले उस साल में प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी ऐड की है। एज ए स्पेशल केस हाउस प्रॉपर्टी ऐड की मान ली जाएगी। ठीक है, यहां तक आप डाउट देख लीजिएगा। देखो, जो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट था, मैंने कहा था 17-18 मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई ने मुझे रेंट नहीं दिया। चुपचाप रात को सामान ट्रक में भर के चलते बने। सुबह पता किया, कहां गायब हो गए मालूम नहीं, तो किराया मेरा चला गया। मैंने कहा बच के कहां जाओगे, सूट तो फाइल करूंगा ना कोर्ट में। सूट फाइल कर दिया। कोर्ट ने मुझे पैसा दिलवाया 21-22 में। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट इस साल की हमने इनकम बनाया था। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस था बहुत बुरा था कि जिस टेनेंट को देखो रेंट मार के चला जाता है। ऐसा करता हूं, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच ही देता हूं। तो मैंने प्रॉपर्टी बेच दी थी, 18-19 में बेच दी थी। और प्रॉपर्टी है मेरे पास जिसमें मैं खुद रहता हूं, ये वाली बेच दी थी। या चलो मेरे पास और प्रॉपर्टी भी नहीं है और ये भी मैंने बेच दी। अब जब रिकवरी होगी तो क्या केस बना था, इट इज इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी बट विदाउट एनी हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तब भी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये बात हम डिस्कस कर चुके। अब इसको एरिया ऑफ रेंट वाले में जोड़ते हैं, इसको एरिया ऑफ रेंट में उसका एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट्स सी कि पर्सन को मैंने कहा 1/4/17 को रेंट बढ़ाओ, 1 लाख का 1.5 लाख। पर्सन ने कहा कि भी मैं अभी ये रेंट नहीं बढ़ा रहा और मैं बाद में कुछ टाइम के बाद बढ़ाऊंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो 1 लाख के हिसाब से रेंट का पेमेंट करके और चला गया। 50,000 का पेमेंट नहीं करके गया। वो कह रहा है 50,000 का पेमेंट किस बात का, जब रेंट ही 1 लाख का था। मैं तो नहीं मानता। अब ये मैटर कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने कहा नहीं, ये रेंट 1.5 लाख बनता है, आपको एरियर देने पड़ेंगे। अब ये क्या केस बनेगा, ये एरियर्स ऑफ रेंट का केस बनेगा। क्योंकि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट में क्या होता है, रेंट का अमाउंट ऑलरेडी एग्रीड होता है, ओनर टेनेंट दोनों मानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टेनेंट है वो उस रेंट को मानता ही नहीं है। वो कह रहा है मैं इस रेंट को मानता ही नहीं हूं। बाद में मैं हां भर दूं या कोर्ट हां भर दे तो दूसरी बात है, फिर मैं उस रेंट के डिफरेंस को दे दूंगा, तो क्या बन जाएगा, एरियर्स ऑफ रेंट। इस प्रॉपर्टी का भी ऐसे हुआ और तब तक मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी बेच दी थी। जब उसको एरियर मिले तो फिर वो केस बन जाएगा रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। पर्सन की कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी एड की इनकम आनी जाएगी। थोड़ा और एग्जैक्ट देखिए, मैं एग्जैक्ट केस बना के दिखाता हूं केस कैसे बनता है। मैंने 1/4/13 को प्रॉपर्टी रेंट पे ली। मैंने कहा जी किराया 1 लाख है, लेकिन मैं 1/4/17 को 1.5 लाख कर दूंगा, लेकिन आपको सारी प्रॉपर्टी व्हाइट वॉश करवानी पड़ेगी, पेंटिंग करवानी पड़ेगी इन एन एक्सीलेंट मैनर, तो रेंट बढ़ाऊंगा वरना नहीं बढ़ाऊंगा। तो ओनर ने कहा एग्रीड। तो 1/4/17 को उसकी ड्यूटी है सारा व्हाइट वॉश पेंटिंग करवाए और मेरी ड्यूटी है मैं रेंट बढ़ाऊं। लेकिन उसने व्हाइट वॉशिंग पेंटिंग करवाया ही नहीं। तो मैंने कहा जब तुमने करवाया नहीं तो मैं तो रेंट नहीं बढ़ा रहा। तो उसने क्या किया, नाम की व्हाइट वॉशिंग करवा दी एक अनट्रेन्ड पर्सन को लेके, और पानी वाला पेंट बना के ऐसे मार दिया। मैंने कहा ये पेंटिंग होती है ऐसे? कह रहा जी आपका मेरे एग्रीमेंट में व्हाइट वॉश पेंटिंग लिखा हुआ, क्वालिटी नहीं लिखी हुई इसकी। तो मैंने कहा वो तो अंडरस्टूड है। उन्होंने कहा लॉ में कुछ भी अंडरस्टूड नहीं होता। आपने व्हाइट वॉश पेंटिंग कहा था, मैंने जैसा मैं चाहूंगा मैंने करवा दी। इसमें यह कहां लिखा है जैसा तुम चाहोगे, ठीक है? तो मैंने कहा मैं तो रेंट नहीं बढ़ाता। दिस कंटिन्यूड कब तक, 1 जुलाई 18 तक चलता रहा। मैंने भी रेंट नहीं बढ़ाया और 1/7/18 को मैं प्रॉपर्टी खाली करके चला गया और 1 लाख के हिसाब से रेंट बनता तो मैंने दे दिया। तो उन्होंने कहा जाओगे कहां, मैं कोर्ट में सूट फाइल करूंगा। तो उन्होंने कोर्ट में सूट फाइल किया। देखो दोनों सूट में फर्क है। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट के अंदर रेंट 1.5 लाख है, इसमें डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन पैसा नहीं दिया, डिस्प्यूट इसका है। अब की बार किसका डिस्प्यूट है कि रेंट 1 लाख है कि 1.5 लाख है, डिस्प्यूट ये है। अब 17/1/18 को वो प्रॉपर्टी खाली करके चला गया। मैंने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया और बाद में मैंने इस प्रॉपर्टी को ही बेच दिया। मैंने कहा दुखी हो गए, इस प्रॉपर्टी से बेचो इसको।
तो 21-22 में कोर्ट ने जाके डिसीजन दिया और कोर्ट ने ये कहा कि रेंट आपका 1.5 लाख बनता है, क्योंकि एग्रीमेंट में व्हाइट वॉशिंग पेंटिंग था, क्वालिटी नहीं लिखी गई थी, तो जो उसने करवाया वो ठीक है। और आपका रेंट देना बनता है, तो रेंट अब आपका इंक्रीज हो गया है 1417 से, वहां से लेके यहां तक आपको एरियर ऑफ रेंट देने पड़ेंगे। तब तक मैं प्रॉपर्टी बेच चुका हूं। अब फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि रेंट की रिकवरी हुई है, अनराइज रेंट इसकी एरियर की, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसे हाउस प्रॉपर्टी हेड की ही इनकम माना जाएगा। और ये सारे एरियर जो मिलेंगे कौन से ईयर में टैक्स हो जाएंगे? 21-22 में, जिस साल में मिले हैं। ये एग्जैक्ट केस बनेगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, सिंपल सा एक सेंटेंस का पूछते हैं कि उसको एरियर ऑफ रेंट मिला है, बताओ टैक्सेबल है कि नहीं है, कौन से ईयर में टैक्सेबल है। तो इन सब बातों की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं नहीं बताता तो आप कंफ्यूज रहते। इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, कभी एरियर बोले जा रहे हैं, कभी अनराइज रेंट बोले जा रहे हैं, कभी प्रॉपर्टी है, कभी नहीं है। तो इसलिए मैंने दोनों के हिसाब को अलग अलग बना के दिखा दी। वो अलग बात है, ये अलग बात है। डिस्प्यूट कोर्ट में कैसे होते हैं मैंने वो भी बता दिया, और कोर्ट में डिस्प्यूट सेटल कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको हिंट दे दिया। अब एग्रीमेंट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर है, व्हाइट वॉशिंग पेंटिंग, क्वालिटी नहीं लिखी हुई। आपको वो ओनर कहेगा जी इसमें क्वालिटी कहां लिखी है, जिस टाइप का मैं चाहूंगा उस टाइप का होगा। टेनेंट कहेगा जिस टाइप का मैं चाहूंगा उस टाइप का होगा। कोर्ट कहेगा रीजनेबल टाइप का होगा। तो ये कोर्ट को देखना है रीजनेबल हुआ कि नहीं हुआ, बस आप रीड करके देखिए। हाँ प्लीज, अब आप डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एरियर ऑफ रेंट अलग बात है, रिकवरी ऑफ अनराइज रेंट अलग बात है, सेक्शन दोनों का सेम है। और जिस साल में पैसा रिसीव होता है, दोनों केस में इनकम उस साल की है, दोनों केस में 30% लेस करना है, दोनों केस में अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो भी हाउस प्रॉपर्टी एड की इनकम है। लेकिन एरियर अलग बात है और अनराइज रेंट अलग बात है। अनराइज रेंट के अंदर रेंट का अमाउंट टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों सेम फिगर को एग्री करते हैं। एरियर ऑफ रेंट के अंदर उस फिगर को एग्री नहीं कर रहे, एक कुछ और कह रहा है और एक कुछ और कह रहा है। कोर्ट पहले इसी का फैसला करेगी कि रेंट है कितना। और डाउट आप पूछिए, इतने पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, पेज नंबर 195 पर क्वेश्चन नंबर 19। Write a note on computation of income from house property situated outside India. Income of house property outside India shall be computed in the similar manner as in case of house property situated in India. And such income shall be taxable in case of ROR. In case of NR or NOR, such income is exempt, provided income is received outside India. If income is received in India, it will be taxable in case of NR or NOR also. देखो एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए अब ये क्या मैटर है। मिस्टर एक्स है, इंडिया में ROR है, अमेरिका में हाउस प्रॉपर्टी है, मिस्टर वाई को रेंट पे दी हुई है, इनकम 5 लाख 10 लाख की है। बताओ टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। मिस्टर एक्स ROR है, हाउस प्रॉपर्टी अमेरिका में है, लेट आउट है, रेंटल इनकम है, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें तो सबको पता है टैक्सेबल है। हमारा क्वेश्चन ये 5 लाख कैलकुलेट कैसे हुआ, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। किसको रेंट मिल रहा है 10,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये पर मंथ। तो क्वेश्चन ये है हाउ टू कैलकुलेट।
फिर इसका आंसर सिंपल है, सिमिलर मैनर एज इट इज कैलकुलेटेड इन इंडिया, एग्जैक्टली सेम है। वही जीएबी, वही म्यूनिसिपल टैक्स जो वहां पे किया होगा म्यूनिसिपल टैक्स, सेम सिस्टम रहेगा। अब लेट्स सी ए पर्सन एनआर है, एनआर, अब बताओ टैक्सेबल के एग्जाम्प्ट, लेकिन रेंट डायरेक्ट इंडिया में रिसीव कर लिया, टैक्सेबल। तो इसमें दो बातें लिखी हैं, कब टैक्सेबल कब एग्जाम्प्ट, और कैलकुलेट कैसे करना है, सेम सिस्टम है। आगे प्रैक्टिकल देखिए। मिस्टर एक्स, अ ब्रिटिश नेशनल, is ROR in India during 21-22. He owns a house in London which he has let out at £10,000 per month. Municipal taxes paid to Municipal Corporation of London is £8,000. During 21-22, the value of £1 in Indian rupee to be taken at ₹100. Compute Mr. X's taxable income for assessment year 2023. For previous year 21-22, Mr. X, a British national, is ROR in India. Therefore, income received by him by way of rent of the house property located in London is to be included in the total income in India. Municipal taxes paid in London is to be treated as deduction from gross total income. देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू £10,000 इंटू 12 इंटू 100, जो भी करेंसी का रेट है उस करेंसी पे इंडिया में कन्वर्ट कर, इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर दीजिएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो वहां पे किया लेस कर दीजिएगा, डिडक्शन आ जाएगा 24A या B जो भी है, और बाकी आंसर आ जाएगा। बस रीड कर लो, अंडरस्टूड पार्ट है। हाइब्रिड डाउट देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी इंडिया में हो इंडिया के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन का सिस्टम सेम है। टैक्स करने की बात आरओआर में तो होगा, एनओआर एनआर में तब होगा जब रेंट इंडिया में रिसीव करे, वरना एग्जम्प्ट हो जाएगा। डाउट देख लीजिए इतने पार्ट तक। पिछली क्लासेस के पार्ट में भी, आज की क्लास में सब में डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा पूछ सकते हैं आप। पेज नंबर 194 पर क्वेश्चन नंबर 18, write a note on subletting of house property. Subletting of house property, section 56. If any person has let out any house property and the tenant has further given the same house property on rent, it is called subletting. And in this case, income of the person who has sublet the house property shall be computed under that other sources. And income shall be equal to gross rent received, expenses incurred less expenses incurred for such house property. देखिए एक बार रीड करके देखो। देखिए इसका मतलब, एक्स ने प्रॉपर्टी किराए पे दी वाई को और वाई ने आगे किराए पे दे दी जेड को। दिस इज कॉल्ड सबलेटिंग। फर्स्ट केस इज लेटिंग आउट। ओनर ने प्रॉपर्टी किराए पे दी है, ठीक है, लेकिन किराएदार उस प्रॉपर्टी को आगे किराए पे कैसे दे सकता है? मान लो हमने ये प्रॉपर्टी किराए पे ली है और आगे हम किसी को किराए पे दे दें, तो इन जनरल दैट इज नॉट अलाउड, इलीगल है।
बट इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है लीगल इनलीगल की बात नहीं, अभी तो इनकम टैक्स लेने से मतलब है। अगर इलीगल किया है तो जो पर्सन इफेक्ट हो रहा है वो कोर्ट में ले जाएगा। अगर मैं टेनेंट हूं और मैं किराए पे दूंगा तो इसका ओनर मेरे ऊपर कोर्ट में केस फाइल करेगा कि आपने आगे किराए पे कैसे दे दी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें तो रेंट चाहिए। जैसे इसने इसको किराए पे दी 1 लाख रुपए पर मंथ, इसने आगे किराए पे दे दी 1.5 लाख रुपए पर मंथ, तो मिस्टर एक्स की इनकम कैलकुलेट होगी 1 लाख रुपीज पर मंथ के हिसाब से, ये भी आ जाएगा 12 लाख। इस पर्सन का कैसे कैलकुलेट होगा? इसको रेंट मिला 1.5 इंटू 12, इतना मिला। इसने खुद ने पे कितना किया? 1 इंटू 12, दोनों का डिफरेंस ले लो, ये इसकी इनकम आ जाएगी। और इसकी इनकम अदर सोर्स से ऐड की आएगी। जितना इसको रेंट मिला 1.5 लाख पर मंथ, जितना इसने दिया 1 लाख पर मंथ, डिफरेंस इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अगर टेनेंट किराए पे देगा, खुद कितना किराया दे रहा है और खुद कितना किराया ले रहा है, डिफरेंस इज इनकम। और कोई एक्सपेंडिचर किया है वो भी माइनस कर लो। एग्जाम्पल देखिए इसके साथ दे रखा है। मिस्टर एक्स हैज लेट आउट 1 हाउस टू मिस्टर वाई, रेंट ऑफ ₹1 लाख per month and has paid municipal tax of 1 lakh. Mr. X has sublet 50% of the house property to Mr. Z at a rent of 70,000 per month. In this case, income of Mr. X and Mr. Y shall be computed in the manner given below. पहले तो X जो ओनर है, नॉर्मल सिस्टम, ये भी आ जाएगी 12 लाख, म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दो, एनए भी आ जाएगी, डिडक्शन 24A का, इंटरेस्ट 24B का वो भी लेस हो जाएगा, ये इनकम आ गई। अब मिस्टर वाई का देखो, सबलेट वाले का, उसने सबलेट किया 70,000 पर मंथ के रेट पर, लेकिन आधी प्रॉपर्टी सबलेट की है, आधी अपने पास है, तो आधी का रेंट वो कितना दे रहा है? 50,000 पर मंथ इंटू 12, 6 लाख, तो डिफरेंस कितना आ गया? 240। उसकी इनकम कितनी आ गई? 240। बस रीड करके देख लीजिए। हाइब्रिड डाउट सीख लीजिए यहां तक। सबलेटिंग इन जनरल नॉट अलाउड, लेकिन ओनर खुद परमिट कर दे तो दूसरी बात है कि जी आप सबलेट करना चाहो कर लो। काफी जगह पे ओनर खुद ही परमिट कर देते, जी मुझे तो अपने रेंट से मतलब है, 1 लाख तुमने सबलेट करना कर लो, ज्यादा मिलता कोई तुम्हें तो ले लो। तो चाहे ओनर परमिट करे ना करे, हमारा ट्रीटमेंट सेम है, डिफरेंस इज द इनकम। देखिए डाउट्स यहां तक, इतने पार्ट तक इस डाउट। पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 16, write a note on letting out of building which is supplementary to the business. Page number 193 पर क्वेश्चन नंबर 16. If any person let out any house property for any purpose which is supplementary to the business of the SSC, in such cases rental income shall be taxable under that business fashion, and all expenses of the house property shall be debited to the P&L account. For example, a public school has let out a part of its building to a bank. In this case, rent received shall be considered to be income under that business fashion, and all expenses of such house property shall be debited to the P&L account. Similarly, if any company has constructed houses for the employees in their premises and it is let out to the employee, rental income is taxed under that business fashion. बस इतना रीड करिए।
देखिए प्लीज अब इसका मीनिंग, एक पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल, उसने अपनी प्रेमिसेस से एक छोटा सा पार्ट एक बैंक को रेंट पे दिया हुआ है। इन जनरल आप इमेजिन कर लीजिएगा, जिस भी स्कूल में आपने स्टडी किया होगा, पब्लिक स्कूल में कोई ना कोई बैंक जरूर होगा स्कूल के अंदर, और उस बैंक को स्कूल ने कोई जगह किराए पे दी होगी। था या नहीं था बैंक? पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलेगा। पब्लिक स्कूल में होगा तो होगा, नहीं था। छोड़ो, कैंटीन की ले लो, कैंटीन थी या नहीं? बुक शॉप, बुक स्टेशनरी शॉप, इस तरह से कुछ ना कुछ जरूर होगा, या तो कैंटीन होगी या बैंक होगा या सब होगा। तो आप बताओ इन सब का स्कूल के अंदर क्या काम? क्या काम मतलब स्कूल वालों को रेंट चाहिए या स्कूल वालों को बैंक या कैंटीन या बुक शॉप चाहिए? इन जनरल कोई भी पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे क्यों देता है? उसे रेंट चाहिए। नहीं, कई बार रेंट नहीं चाहिए, जिसको रेंट पे दिया वो चाहिए। बैंक चाहिए, रेंट नहीं। कैंटीन चाहिए, रेंट नहीं। बुक शॉप चाहिए, रेंट नहीं। बिकॉज दैट पार्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रेंट। मैं बताता हूं आपको कैसे। बैंक क्यों चाहिए, पहले बैंक का ले लो आप। 1000 स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर, आप 1000 स्टूडेंट से फीस लेंगे, कम से कम 2 कैशियर तो आपको बिठाने पड़ेंगे, 2 कैशियर की सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद कैश लेकर के, बैंक कहीं दूर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, रोज कैश लेके जाओगे, रास्ते में कोई भी कैश लूट सकता है। फिर वहां जाओगे तो कहेंगे कैश काउंट करेंगे, बैठ जाओ, 4-4 घंटे बिठा के रखेंगे। फिर वो कहेंगे नोट कट है, फिर वो कहेंगे फोर्ज है, फिर वो कहेंगे ये है वो है। इतनी बड़ी मुसीबत है। इसलिए बैंक अगर अपने स्कूल के अंदर ही है तो स्टूडेंट को बोलेंगे जाओ बैंक में, हमारा अकाउंट नंबर ही है, जाओ डायरेक्ट डिपॉजिट कर दो। कैश लाए हो कोई बात नहीं, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दो। टीचर्स की सैलरी देनी हो, चेक दिया, कंफर्टेबल है, ऑनलाइन ट्रांसफर किया, बैंक वही है, जाके कैश निकाल लो, जरूरत है तो। ड्राफ्ट बनवाना है, प्योडर बनवाना है, मतलब उनको लगातार बैंक की जरूरत है। अगर ये बैंक नहीं होगा तो उनका जो काम है, मेन जो बिजनेस है, वो अफेक्ट होगा। तो ये बैंक बेसिकली हेल्प कर रहा है पर्सन के बिजनेस को। इट इज सप्लीमेंट्री टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, इट इज इंसिडेंटल। तो कई बार पर्सन को रेंट की बात नहीं होती, बात होती है उस पर्सन की कि पर्सन जरूरी है, ये यहाँ लेना चाहिए, रेंट की कोई बात नहीं। यानी बेसिकली वो पर्सन बिजनेस कर रहा है, इसलिए जो रेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा वो ले लेगा। तो उससे हम भी इस रेंट को हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं लेके जाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस के पीएनएल में से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, डायरेक्ट क्रेडिट कर दो। और इस बिल्डिंग का जब सारी बिल्डिंग के खर्चे पीएनएल में आ रहे हैं तो इस हिस्से के खर्चे भी पीएनएल में आ जाएंगे, वरना इतने हिस्से के खर्चे हटाने पड़ेंगे। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में तो 24A होता है। मान लो स्कूल की पूरी बिल्डिंग है, उसमें से छोटा सा हिस्सा बैंक को दे दिया और हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में इनकम निकालेंगे तो उस हिस्से के रिपेयर के एक्सपेंस हटाने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन का पार्ट हटाना पड़ेगा, रिपेयर, व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग हटाना पड़ेगा। बाइफर्केशन कैसे होगा? होगा ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट से जब कभी बेसिकली आप बिजनेस कर रहे हो, उसलिए आपको ने लेट आउट कर दिया ताकि आपका बिजनेस चलता रहे बेटर वे में, तो उस रेंट को हम बिजनेस फैशन एक्ट की इनकम मानेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की नहीं। आप ये बताओ स्कूल के अंदर कैंटीन ना हो तो बताइए कभी कुछ खाना हो तो कैसे खाएंगे? तो उसमें क्या हो सकता है, कुछ पेरेंट्स ये भी फैसला ले सकते हैं कि बच्चों को हम स्कूल में करवाएंगे नहीं, हम दूसरे स्कूल में करवाएंगे, हमारा बच्चा तो भूखा मर जाएगा। कैंटीन ही नहीं है, बताओ। बुक शॉप नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, छोटी छोटी चीज के लिए कहां जाएंगे? ये कैसा स्कूल हुआ? रहने दो, दूसरे स्कूल में करवा देंगे। ऐसा भी हो सकता है, सब तो नहीं ऐसा करेंगे, अफेक्ट हो सकता है बिजनेस जो है। इसलिए ये पार्ट लिखा, एक बार आप रीड करके देखिए।
देखिए, एक पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, एक बड़ी कंपनी थी, उसकी प्रेमिसेस थी, उसमें उन्होंने फ्लैट्स बना रखे थे अपने पूरे कंपाउंड के अंदर। बड़ी सी फैक्ट्री थी, फ्लैट्स बना रखे थे और फ्लैट्स बना के एम्प्लॉयज को रेंट पे दे रखे थे, ओनली एम्प्लॉयज को। तो जो रेंट मिलेगा, आप बताओ, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में, क्योंकि यहां पे रेंट क्राइटेरिया नहीं है। कंपनी के माइंड में क्या चल रहा है, अरे एम्प्लॉयज यहीं रहेंगे, अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, बिजनेस में हेल्प मिल जाएगी। बिजनेस में हेल्प कैसे मिल जाएगी? मान लो एम्प्लॉयज कहीं दूर रहते हो, तो मान के चलो हर रोज 1-2 एम्प्लॉयज तो लेट आएंगे ही आएंगे। जी, आज ट्रैफिक जैम था, दिल्ली में तो कभी लेट हो जाओ, सबसे पेट बहाना सबसे अच्छा है, जी ट्रैफिक जैम था, चाहे मेट्रो में ही आए हो। तो बिजनेस खराब होएगा। अब मान लो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में काम चलता है, रात में भी काम चलता है, एक मशीन खराब हो गई और जो मैकेनिक है उसको फोन किया, जो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉई है उसको फोन किया, 10 किलोमीटर दूर पे रहता है, वो पहले ही देख लेगा कंपनी से फोन आया ना, जरूर ये मुझे बुलाएगी रात को, वो उठाएगा ही नहीं फोन, सोया रहेगा। सुबह फोन करेगा, सर आपने फोन किया था रात को, मशीन बंद पड़ी रही, 8 घंटे 6 घंटे काम ही नहीं हुआ। और अगर वो फैक्ट्री प्रेमिसेस में ही हो और फिर फोन ना उठाए, तो ओनर क्या कहेगा, जाओ उसको घर से उठा के लाओ, 4 समेत उठा लेंगे उसको, चल भाई मशीन ठीक कर। तो अगर एम्प्लॉइज पास होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल है, बिजनेस प्रोफेशन बेटर वे में चलता है। अगर दूर होंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर ये डिस्प्यूट हुआ था, डीसीएम का केस था, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स, डीसीएम का केस था ये, और कोर्ट ने फिर ये कहा था कि नहीं, ये बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। डिस्प्यूट हुआ था इसके पर्टिकुलर केस में। जैसे आजकल है ना, टाटा अंबानी, एक जमाना था जब डीसीएम चलता था, हर प्रोडक्ट डीसीएम का। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स, जनरल के अंदर सब प्रोडक्ट बनाते थे ये। अब तो खैर ये कंपनी कुछ रही नहीं, एक टाइम था जब ये टॉप पे थे। तो एनीवे, इस केस में अब एक बार रीड करके देख लीजिए। मतलब जहां कहीं भी हमारा बिजनेस या प्रोफेशन है, वहां पे अगर हमने बिल्डिंग का कोई पार्ट किसी को किराए पे दिया है और माइंड में किराया है ही नहीं, माइंड में क्या है, इस पर्सन को यहां लाना है, वरना हमारा बिजनेस बैडली इफेक्ट हो जाएगा। ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम विदाउट कैंटीन चलेगा ही नहीं, वो ऑडिटोरियम ही क्या जिसमें कैंटीन ना हो। सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के अंदर कैंटीन ना हो, खाने पीने की चीजों का अरेंजमेंट ना हो, वो चलेगा ही नहीं। इस तरह से हर बिजनेस में कुछ और लोगों की जरूरत होती है, तो उन लोगों को वो लेके आते हैं अपनी प्रेमिसेस में कि भाई ऐसा करो, रेंट दे देना, जो तुम ठीक समझो दे देना, रेंट की बात नहीं है, हमें तो आपको यहां लाना ही लाना है, तब ये केस बनेगा। ठीक है, और एक बार देख लो, आप रीड करके डाउट्स पूछिए। हरप्रीत देखिए, अब डाउट्स यहां तक, अब चेक करिए कौन सा क्वेश्चन रह गया। सारे हो गए या कोई रह गया?
एक बार देख लीजिएगा, हाउस पढ़िए, कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं? हाँ जी, रहा है कोई? तो हाउस प्रॉपर्टी पूरे चैप्टर में किसको डाउट? कोई आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछना चाहे हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्डिंग्स का, बिल्डिंग्स से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड कोई आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछना चाहे, पूछ सकते हो। किसी के माइंड में कोई सिचुएशन आ रही है, मान लो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। अब देखिए, हमने एक सेक्शन किया था 115 BAC। ये सेक्शन कह रहा है जो नॉर्मल स्लैब रेट होते हैं, हम आपके स्लैब रेट डिफरेंट कर देंगे, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। एक तो सीनियर सिटीजन का स्लैब नहीं लगेगा, वेरी सीनियर का भी नहीं लगेगा। जो स्लैब इसमें दिया हुआ वो लगेगा, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे ना हो, वही स्लैब लगेगा सबका। फिर हमने कहा था सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन ये नहीं मिलेगा आपको, डिडक्शन 80C से 80U का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, है ना। अब हाउस प्रॉपर्टी में देखो आप, अगर आपका हाउस सेल्फ पेड है तो 24B आपको मिलेगा ही नहीं, 2 लाख नहीं, 30,000 नहीं, मिलेगा ही नहीं। इफ यूल गो फॉर 115 BAC देन फॉरगेट अबाउट 24B फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। बट इफ यू आर कंप्यूटिंग योर इनकम अंडर अदर सेक्शंस देन 24B इज अलाउड, अनलिमिटेड। बट इफ देर इज ए लॉस due to 24B, it cannot be set off from incomes of other heads. However, carry forward is allowed, and in subsequent year, loss can be set off from income of house property. तो मैं पहले 2 सेंटेंस आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, नोट कर लो। 2 ही सेंटेंस है, फिर रिपीट करूंगा मैं। चाहे आप रजिस्टर में लिख लो, चाहे आप बुक में लिख लो, मर्जी आपकी है। बुक में लिखना है तो बेटर रहेगा 24B के आसपास लिखें तो ज्यादा अच्छा है। मैं बताता हूं कौन से पेज पे ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी, देखो यहां बेटर रहेगा पेज 177 के बॉटम पर, ज्यादा नहीं, मैं 2 ही सेंटेंस लिखवाऊंगा मैं। 177 के बॉटम पे लिख लेना, या 178 के जो बच जाएगा टॉप पे लिख लेना। छोटा छोटा लिखना, कहीं बड़ा बड़ा लिखो। अब लिख लीजिएगा, अंडर सेक्शन 115 BAC, 24B, शॉर्टकट में लिखवा रहा हूं मैं, नॉट अलाउड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अंडर सेक्शन 23(2)A और 23(2)B। सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये फर्क पड़ेगा। अगर इनकम निकालने हैं 23A या B में, यानी जिसमें हम लॉस निकालते हैं ड्यू टू 24B, 30,000 या 2 लाख, न 30, न 2 लाख, न 5,000, न 1,000, कुछ नहीं। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की तो बात ही खत्म होगी। 23(2) में, अदर्स में अलाउड है। इन केस ऑफ अदर्स, किसी और सेक्शन में है तो 24B allowed, but set off from other heads not allowed। बस इतना ही चेंज है। दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं करने देंगे। पहले ही लिख लो आप आराम से, 177 के बॉटम पर, 178 के टॉप पर। जब हमारा सारा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तब सारे को दोबारा से फिर करेंगे। ये मैं हर चैप्टर के साथ साथ करवाता जाऊंगा आपको। अब एग्जाम्पल देखो, मेरा हाउस लेट आउट है, 24B मेरा 4 लाख है और मैंने 115 BAC ऑप्ट किया है।
बताइए अलाउड और नॉट, कितना? हाउस मैंने लेट आउट किया है, इंटरेस्ट मेरा 4 लाख है, 115 बीएससी मैंने ऑप्ट किया है, क्या इंटरेस्ट अलाउड? कितना? 30,000, 2 लाख, 4 लाख, कितना समय लगता है? 4 लाख। यस, क्योंकि अदर सेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अकॉर्डिंगली लेट्स फ्यूम के 4 लाख के मेरा लॉस भी आ गया, अलाउ था और लॉस आ गया। अब मेरे पास सैलरी की इनकम है, क्या मैं सेटअप कर सकता हूं? बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर कहीं से नहीं कर सकता। 115 बीएससी में जाऊंगा तो मैं नहीं कर सकता। मैं 115 बीएससी में नहीं हूं तो क्या मैं कर सकता हूं? यस, कितना? 2 लाख। नॉर्मल में 2 लाख की लिमिट है, ठीक है। लेट्स सी 115 बीएससी में हूं, सैलरी की इनकम है, लेकिन मेरा एक और हाउस है, उसकी इनकम है 6 लाख। क्या 115 बीएससी में इस लॉस को मैं किसी और हाउस की इनकम से एडजस्ट कर सकता हूं? यस। अदर हेड्स में रेस्ट्रिक्शन है, सेम हेड में रेस्ट्रिक्शन है, कितना? पूरा 4 लाख। 2 लाख की बात कहां थी? अदर हेड्स में। सेम हेड में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेट्स सी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, सैलरी रजिस्ट्रेशन की है, 115 बीएससी में क्या एडजस्ट करता हूं? नो। क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? यस, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। क्या अगले साल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से कर सकता हूं? यस। बस ये है 115 बीएससी का पार्ट, इतना। बाकी सब नॉर्मल रहेंगे, 115 बीएससी हो ना हो सब सेम है। बस इतना चेंज किया है कि 115 बीएससी वाले के थोड़े बेनिफिट जाएंगे। एक तो आपको अदर हेड से लॉस रजिस्टर नहीं करने देंगे, और 23(2) में तो लॉस निकालने ही नहीं देंगे हम। अब जिसको डाउट है बताइए, इतने पार्ट तक। तो ये चैप्टर हमारा अब फिनिश हो गया। कोई डाउट पूछना चाहे तो अगला चैप्टर हमारा है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो ऑफ कोर्स फिर अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। ओके, थैंक यू।